नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं नरेश दादिश लेकर आया हूं आज आप सभी के लिए राजस्थान के एकीकरण की एक बेहद ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स की क्लास। आज की इस क्लास में मात्र 10 मिनट के अंदर हम संपूर्ण राजस्थान के एकीकरण को याद करने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में कि सर सबसे ज्यादा प्रश्न तो राजस्थान के एकीकरण की डेट के पूछे जाते हैं और आज तक हमें डेट ये कभी याद नहीं हुई। किस प्रकार से इसको याद करें? तो आज इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के एकीकरण की डेट्स को भी ट्रिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं। हमारी ट्रिक्स किस प्रकार से है? हमारी ट्रिक है मामा आम लाए अपनी जान के लिए। किसके लिए लेकर आए? मामा जी अपनी जान के लिए आम लेकर आए और आम लाकर मामा जी अपनी जान को देते हैं। जैसे ही जान को आम देते हैं तो मामा जी को जान अपने मोबाइल नंबर देती है। भाई साहब, तो आपको भी मामा जी की जान के मोबाइल नंबर याद करने हैं। मोबाइल नंबर क्या है? 18 25 18 30 15 26 1। आपको 2 बार दोहराना है। 18 25 18 30 15 26 1। ये मोबाइल नंबर मामा जी की जान के हैं और मामा जी अपनी जान को मोबाइल नंबर से फोन करते हैं और फोन करते करते इतनी बातें आगे बढ़ जाती है कि लास्ट में ये 7 फेरे तक बात पहुंच जाती है। तो हम देखेंगे कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 फेरों तक पहुंच गया, यानी 7 चरणों में संपन्न होता है। सबसे पहला जो चरण है वो कब संपन्न होता है? कौन सी डेट को संपन्न होता है? किस प्रकार से याद करें? तो इसी ट्रिक के अंदर सारे डेट्स छिपी हुई है, इसी के अंदर महीने छिपे हुए हैं, इसी में सन छिपी हुई है। तो हम याद करते हैं एक एक को। सबसे पहला जो चरण है वो कब संपन्न होता है? तो सबसे पहले चरण के लिए हम याद करेंगे कि महीना कौन सा रहता है? मार्च का महीना। डेट रहती है 18 तारीख और जो सन रहती है वो रहती है 1948। यानी सबसे पहला जो चरण हुआ वो 18 मार्च 1948 को संपन्न होता है। फिर दूसरा जो चरण है वो दूसरा चरण कब संपन्न होता है? तो ये होता है 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण कब संपन्न होता है? तो तीसरा चरण वापस 18 अप्रैल 1948 को संपन्न होता है। 3 है वो 48 के अंदर होते हैं, 2 49 के अंदर होते हैं, 1 50 में होता है और 1 56 के अंदर होता है। तो अब 2 49 में होने वाले हैं तो वापस महीना कौन सा आने वाला है? मार्च का महीना आने वाला है। तो मार्च के महीने में 30 मार्च 1949 को चौथा चरण संपन्न होता है। फिर पांचवा जो चरण है वो कब संपन्न होता है? 15 मई 1949 को संपन्न होता है। फिर अगला चरण जनवरी महीने में होता है, वो 1950 में होता है। तो 26 जनवरी 1950 को अगला चरण छठा चरण है वो संपन्न होता है। फिर अंतिम चरण सातवां चरण कब संपन्न होता है? तो सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न होता है। तो इस प्रकार से मामा जी की लव स्टोरी के साथ में हमने क्या याद किया कि राजस्थान के अंदर कितने चरणों के अंदर एकीकरण हुआ और कौन कौन सी उनकी डेट्स रही। अब हम चर्चा करते हैं इन एकीकरण के जो चरण हुए थे उनमें कितनी रियासतों ने शामिल हुए, कौन कौन सी रियासतों ने कब कब एकीकरण हुआ था, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से एकीकरण हुए, उनके नाम किस प्रकार से रखे गए। तो सबसे पहले राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न होता है। 7 चरणों में सबसे पहला चरण कौन सा? मत्स्य संघ। सबसे पहला चरण है मत्स्य संघ और इसके अंदर कौन कौन सी रियासतों ने भाग लिया, इसको किस प्रकार से याद करें सर? तो सबसे पहले हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले ABCD और के कीड़े याद करते हैं सर। तो हमें भी क्या करना है? सबसे पहले ABCD याद करनी है। तो हम याद करते हैं ABCD। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। यानी हमने क्या याद कर लिया? ABCD याद कर ली। ABCD याद कर ली, इसके मतलब मार्क्स आपके पूरे आने वाले हैं। ए से क्या है? ए से अपना अलवर रियासत है। बी का मतलब है भरतपुर रियासत, सी का मतलब है करौली रियासत और डी का मतलब है धौलपुर रियासत। यानी राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के अंदर 4 रियासतों ने भाग लिया, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासत। फिर दूसरा जो चरण होता है उसका नाम क्या रहता है? पूर्व राजस्थान संघ।
इस चरण के अंदर सबसे अधिक रियासतों ने भाग लिया था। इसमें 9 रियासतों ने भाग लिया। यहाँ से आप देख पा रहे हो, पूर्व को जब लिखते हो 9 से लिखा जाता है, यानी पूर्व के अंदर 9 रियासतों ने भाग लिया और एक केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया। तो टोटल मिलाकर इसमें 10 रियासतें उन्हें शामिल हो गई थी, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा रियासतें आ जाती हैं, जिनको हम अलग से ट्रिक से याद करेंगे। फिर नेक्स्ट तीसरा जो चरण है उसका क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ को कैसे याद करें? इसके अंदर संयुक्त को कैसे लिखा जाता है कि सर संयुक्त को तो हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं। और यूनियन की जो मीनिंग है वो यू से स्टार्ट होती है। यू से किसका नाम स्टार्ट होता है? तो यू से नाम शुरू होता है उदयपुर का। यानी तीसरे चरण के अंदर कौन सी रियासत शामिल होती है? उदयपुर रियासत शामिल होती है। और उदयपुर के जो शासक थे उन्हीं को राज प्रमुख बनाया गया। फिर चौथा चरण कौन सा था? चौथा चरण है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान में सर कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? तो वृहद राजस्थान में वृहद का मतलब बड़े बड़े, यानी बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई। और बड़ी बड़ी रियासतों में कौन सी? एक अपनी राजधानी, एक अपने मारवाड़ की रियासतें, ये सारी बड़ी बड़ी रियासतों में आती थी। तो आप इसके लिए याद करोगे ट्रिपल जे बी, यानी जे 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 और बी, यानी 3 बार जे आने वाला है। 3 बार जे का मतलब है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 रियासतों ने कब भाग लिया था? तो वृहद राजस्थान के समय 4 रियासतों का एकीकरण हो गया। फिर अगला आता है 5वां जो चरण है उसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। कौन सा? संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान का मतलब संयुक्त तो नाम आएगा, फिर वृहद राजस्थान है। तो ऐसा इनमें से कौन सा है जिसमें वृहद राजस्थान नाम आ रहा है? सर 4 है, तो 4 को शामिल करेंगे। इसके साथ क्या किया जाए कि ये 5वें नंबर पे आ जाए। तो 4 के अंदर किसको शामिल करें? तो 4 के अंदर 1 जोड़ते ही क्या होता है? 5 हो जाता है, यानी 4 + 1। इसका मतलब क्या है कि चौथा चरण और पहला चरण हुआ था उन सबको शामिल कर दो। पहले का मतलब है मत्स्य संघ, चौथे का मतलब है वृहद राजस्थान। यानी वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को शामिल करके क्या किया गया? एक नया राजस्थान बनाया गया जिसका नाम रखा गया संयुक्त वृहद राजस्थान। फिर उसके बाद में क्या हुआ? तो उसके बाद में राजस्थान संघ के नाम से छठा चरण बनाया गया और एक बार के लिए राजस्थान की स्थापना हो चुकी थी, यानी राजस्थान का निर्माण हो चुका था। लेकिन इस चरण के अंदर संपूर्ण राजस्थान आ गया, इसमें सिरोही को शामिल कर लिया गया। एक जो रियासत बच गई थी उसमें से भी कुछ भाग, जो आबू देलवाड़ा का जो भाग है उसको शामिल नहीं किया गया था। ये इसके अंदर एक समस्या का विषय था कि इसके अंदर आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। फिर इसके बाद में वापस राजस्थान का 7वां चरण संपन्न होता है। उसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी रियासतें शामिल होती है? तो अजमेर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको शामिल करते हैं। फिर सिरोंज क्षेत्र जो एमपी का है उसको, सिरोंज क्षेत्र अपने राजस्थान का है उसको एमपी में शामिल कर दिया जाता है। और सुनील टप्पा जो अपने एमपी का क्षेत्र था उसको राजस्थान के अंदर मिला लिया गया। और इस प्रकार से 7 चरणों में संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो जाता है। तो हमने बात की कि सर पूर्व राजस्थान संघ के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी रियासतें, 9 कौन कौन सी रियासतें थी और कौन कौन से एक केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको शामिल किया गया। तो अब हम चर्चा करते हैं वापस पूर्व राजस्थान संघ पे। पूर्व राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो उसके लिए हम एक ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक क्या है? बाबू की जाड़ू को। अब मामा जी की जो बाबू थी, मामा जी की जो जान थी, वो क्या कर रही थी? उनकी शादी हो गई, 7 फेरे कंप्लीट हो गए। 7 फेरे कंप्लीट होने के बाद अब वो घर के अंदर काम कर रही है। घर में काम कर रही है तो मामा जी के घर पे कोई बाहर से मेहमान आए हुए थे और उन मेहमानों ने क्या किया? बाबू का जो झाड़ू था उसको लेकर भाग गए। और लेकर कहाँ भागे? प्रतापगढ़ भागे। तो कौन सी ट्रिक है? बाबू की झाड़ू को कुशल शाह, कुशल शाह नाम के मेहमान थे, वो टोंक से कहाँ लेकर चले जाते हैं? प्रतापगढ़ लेकर चले जाते हैं। तो इसके अंदर संपूर्ण जो पूर्व राजस्थान संघ के अंदर रियासतें थी वो सारी रियासतें शामिल है। वहां से क्या हो गया? बांसवाड़ा, वो से है बूंदी, यानी बांसवाड़ा और बूंदी। फिर की से किशनगढ़, जे से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, को से कोटा,
कुशल से है, कुशलगढ़ जो ठिकाना था, रियासत नहीं थी, यानी ये जो एक ठिकाना है उसके अंदर है। फिर शाह से शाहपुरा, टोंक से टोंक और प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़। इस प्रकार से टोटल कितनी, एक, फिर 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर किशनगढ़, 4 नंबर पे झालावाड़, 5 नंबर पे डूंगरपुर, 6 नंबर पे कोटा, 7 नंबर पे क्या हो गई शाहपुरा, 8 नंबर पे टोंक और 9 नंबर पे प्रतापगढ़। यानी 9 रियासतों ने क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया था। फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि आगे इनके अंदर कौन कौन राज प्रमुख बने, किसने उद्घाटन किया और कौन कौन है वो प्रधानमंत्री बने थे, उन सब पे चर्चा करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या आता है, उद्घाटन करता आता है। यानी उद्घाटन करता कौन कौन थे सर, सब रियासतें हुई थी, उनका जब एकीकरण हुआ, कोई भी नया काम होता है तब क्या किया जाता है, उद्घाटन के लिए बाहर से किसी को बुलाया जाता है। क्या राजस्थान के एकीकरण में भी किसी को बाहर से बुलाया गया था, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो चरण हुआ था उनका नाम क्या था, मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ के अंदर कौन आए थे, एन.वी. गॉडगिल आए थे। दूसरी बार भी कौन आए थे, एन.वी. गॉडगिल आए थे। तीसरी बार कौन आते हैं, तीसरे चरण में आते हैं जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा जी आते हैं। चौथे चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। किस प्रकार से याद करें, याद कैसे करेंगे, गॉडगिल 2 बार नेहरू जी के साथ में बल्ब लाने के लिए गए थे। ये ट्रिक याद करनी है कि बल्ब लाने 2 बार क्यों गए, एक बार बल्ब लेके आए उससे प्रकाश नहीं हुआ, दूसरी बार वापस गए क्या लेकर आए, बल्ब लेकर आए। तो हम याद करेंगे गॉडगिल है वो 2 बार क्या करते हैं, चाचा नेहरू जी के साथ में जाकर बल्ब लेके आते हैं। यानी गॉडगिल गॉडगिल 2 बार आए, तो 2 बार पहले और दूसरे चरण में कौन थे, गॉडगिल थे। तीसरे चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चौथे चरण के अंदर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बल्ब लाए, बल्ब लाकर प्रकाश किया और फीता काट दिया, यानी उद्घाटन कर दिया गया। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले पे। अगला है अपना पीएम कौन कौन थे। यानी राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो सभी जो चरण हुए उनके अंदर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री पूछे या फिर मुख्यमंत्री पूछे, दोनों ही प्रश्नों के आंसर एक ही होने वाले हैं। कौन कौन थे, तो प्रधानमंत्री जिनका नाम था शोभा, प्रधानमंत्री शोभा गोलमाल है। ट्रिक क्या याद करेंगे, प्रधानमंत्री शोभा गोलमाल है। यानी प्रधानमंत्री से है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो शोभा सबसे पहला जो चरण हुआ था उसमें शोभा राम कुमावत को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरा जो चरण हुआ था उसके अंदर गोकुल लाल असावा को क्या किया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। तीसरा जो चरण हुआ था उसमें मय से हम ध्यान रखेंगे माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया गया। और लास्ट में जो चौथा चरण हुआ था उसके अंदर हीरा लाल शास्त्री जी को क्या किया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर यही कंटिन्यू क्या है, 7 चरणों तक है वो प्रधानमंत्री रहते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री पहला जो चरण हुआ उसमें शोभाराम कुमावत को बनाया गया, दूसरे के अंदर गोकुल लाल असावा को बनाया गया, तीसरे के अंदर माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया और चौथे के अंदर हीरा लाल शास्त्री जी को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसे देखें तो भी क्या है इसमें शोभाराम कुमावत का संबंध मत्स्य संघ से ही है, ये पूर्व राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है उससे संबंधित है। गोकुललाल असावा भी उसी तरफ से संबंधित है, इसलिए ये दोनों हो गए। माणिक्य लाल वर्मा तो उदयपुर से संबंधित है ही, हीरालाल शास्त्री भी किससे संबंधित है, जयपुर से संबंधित है। तो यदि आपको रियासतों के अंदर नाम पता है तो तब आप इनके अंदर परिचित हो, यदि परिचित नहीं हो तो हम इस ट्रिक को भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि पीएम जो शोभा है वो क्या है, गोलमाल है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वो क्या है, राज प्रमुखों की, कि राज प्रमुख कौन कौन थे, किस किस को राज प्रमुख बनाया गया। तो राज प्रमुख को कैसे याद करें सर, तो हम याद करेंगे कि राजा जी के क्या पास में कोई भी जाता था तो कोई बात की सुनवाई के लिए जाता था या फिर कोई शिकायत लेकर जाता था। तो एक बार की बात है, एक बार राजा जी के पास में शिकायत लेकर जाता है कोई एक व्यक्ति, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो उदय की बीबी है वो क्या है,
उदय की बीबी है वो कहना नहीं मानती है। उदय की बीबी कहना नहीं मानती, ट्रिक्स कैसे याद करेंगे? राजा जी के पास में शिकायत गई, क्या शिकायत गई कि उदय की बीबी माने को नहीं, उदय की जो बीबी है वो कहना नहीं मान रही है, तो क्या किया जाए? तो राजा जी उसके लिए क्या बताते हैं कि राज प्रमुख कौन कौन है। सबसे पहले राजा के पास शिकायत गई, यानी राज प्रमुख याद कर रहे हैं। राज प्रमुख में सबसे पहले उदय भान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, जो धौलपुर के क्या थे, शासक थे। फिर दूसरी बार जो दूसरा जो चरण हुआ उसके अंदर भीम सिंह जी को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया, क्योंकि जो राजधानी कोटा को रखा गया, तो कोटा के जो शासक थे भीम सिंह जी, 20 से भीम सिंह जी है, इनको क्या किया गया था? राज प्रमुख बनाया गया। फिर तीसरे के अंदर उदयपुर को शामिल किया, तो उदयपुर के उस समय शासक कौन थे? भूपाल सिंह जी थे, तो भूपाल सिंह जी को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। तीसरी बार जयपुर को शामिल किया गया, तीसरे के अंदर चौथे में ट्रिपल जे बी को शामिल किया, तो ट्रिपल जे बी के अंदर क्या आ गए? जयपुर आ गया था, और जयपुर सबसे बड़ी थी, इसलिए वहां के शासक को क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। यानी मान सिंह जी को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। कैसे याद करें कि जो राजा है, राजा के पास शिकायत जाती है, क्या जाती है कि उदय की बीबी माने को नहीं, तो इससे उदय भान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह, इन्हें क्या बने गए? राज प्रमुख बनाए गए थे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे कि इस समय कितनी रियासतें थी। तो टोटल यदि रियासतें आपसे पूछी जाए तो टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी? 19 रियासतें थी। पूछे एकीकरण के समय टोटल रियासतें कितनी? तो 19 रियासतें थी, जिनका क्या किया गया? एकीकरण किया गया। साथ में केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो हम केंद्र शासित प्रदेश के लिए याद रखेंगे कि एकमात्र ऐसा स्थान था अजमेर मेरवाड़ा, जो किससे संबंधित था? तो वो सेंटर से संबंधित था। अलग शासक केंद्र था, वो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। फिर ठिकाने कितने थे? तो 3 ठिकाने थे। तीनों ठिकाने कौन कौन से थे? तो सबसे पहला ठिकाना था वो था नीमराणा अलवर के अंदर। तो पहला जब होता है मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ की स्थापना के समय इसी का क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है, इसको शामिल कर लिया जाता है। फिर दूसरा जो ठिकाना था, दूसरा ठिकाना था वो था लावा, जगह पड़ती है जयपुर के अंदर। दूसरा जो ठिकाना है वो था लावा के अंदर, और लावा जगह कहाँ पड़ती है? जयपुर के अंदर पड़ती है। लावा जयपुर में पड़ती है। तो इसका जब एकीकरण कब किया गया? इसका एकीकरण होता है जब जयपुर को एकीकृत किया जाता है, यानी चौथा जो चरण हुआ था। चौथे चरण के अंदर ट्रिपल जे बी आए थे, और उसी समय क्या किया गया? इस ठिकाने का भी एकीकरण हो गया। फिर पीछे लास्ट में बचता है एक कुशलगढ़, जो किसके अंदर शामिल हुआ? बांसवाड़ा का जब एकीकरण होता है उसी समय कुशलगढ़ को भी शामिल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने मात्र 10 मिनट में क्या किए? संपूर्ण एकीकरण को याद किया है। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना नेक्स्ट टॉपिक ऐसा ही कौन सा लेकर आए। धन्यवाद।